एक कॉन्सेप्ट, जीरो कंफ्यूजन, फुल एग्जाम क्लैरिटी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एनआईओएस के स्टडी मटेरियल के पन्ने पलट रहे हैं, खासतौर पर कोर्स 502 यूनिट 15। ये सब डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा की तैयारी के लिए हैं। और देखिए, हमारा आज का मिशन है एक शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती को समझना। मतलब एक बच्चे के दिमाग के अंदर सच में क्या चल रहा है, ये कैसे जाने? क्या 100 में से 90 का जो स्कोर है वो पूरी कहानी बताता है? हम उस एक नंबर के पीछे छिपे बच्चे की पूरी तस्वीर को समझने के सफर पर चलेंगे। और ये एक बहुत जरूरी सफर है, क्योंकि सालों से हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, आप देखिए, एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता रहा है, मार्क्स, ग्रेड्स और रैंक्स। हाँ बिल्कुल। लेकिन शिक्षा का असली मकसद सिर्फ ये जानना तो नहीं है कि बच्चे को कितना याद है, बल्कि ये समझना है कि बच्चा कितना समझा है और उस समझ को वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। मुझे तो अपना स्कूल का जमाना याद आ गया। सब कुछ फाइनल एग्जाम के मार्क्स पर ही टिका होता था। ऐसा लगता था जैसे पूरे साल की मेहनत को बस 3 घंटे में तौल दिया। तो क्या ये तरीका सही है? क्या एक रिटन टेस्ट किसी बच्चे की काबिलियत का सही पैमाना हो सकता है? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यही वो सवाल है जिसने शिक्षा में एक क्रांति को जन्म दिया, जिसे हम सीसीई कहते हैं। सीसीई, हाँ, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बिल्कुल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक तराजू का उदाहरण है। सोचिए, आपके पास एक तराजू है। ठीक है, एक तराजू। उसके एक पल्ले पर हम रखते हैं स्कोलास्टिक चीजें, यानी वो सब जो किताबों से जुड़ा है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लैंग्वेज। ये वो ज्ञान है जिसे हम टेस्ट और एग्जाम से आसानी से माप सकते हैं। ठीक है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। तो फिर दूसरे पल्ले पर क्या है? दूसरे पल्ले पर है कोस्कोलास्टिक। ये वो सारी चीजें हैं जो बच्चे के व्यक्तित्व को बनाती हैं। उसकी क्रिएटिविटी, वो दूसरों से कैसे बात करता है, क्या वो एक टीम में काम कर पाता है। अच्छा, मतलब उसकी लाइफ स्किल्स। एग्जैक्टली, उसकी लाइफ स्किल्स। सीसीई कहता है कि एक बच्चे का सही मूल्यांकन तभी होगा जब ये दोनों पल्ले बराबर हों। अगर हम सिर्फ मार्क्स वाले पल्ले पर ध्यान देंगे तो हम बच्चे की आधी तस्वीर ही देख पाएंगे। होल चाइल्ड असेसमेंट के लिए हमें दोनों तरह के टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। क्वांटिटेटिव, जो मात्रा बताते हैं जैसे मार्क्स, और क्वालिटेटिव, जो गुणवत्ता बताते हैं जैसे बच्चे का व्यवहार। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम बच्चे के हर पहलू को समझें, पर एक मिनट, क्या ये प्रैक्टिकल है? एक टीचर जिसकी क्लास में 40-50 बच्चे हैं, वो हर बच्चे का कोस्कोलास्टिक मूल्यांकन कैसे करेगी? ये तो बहुत ज्यादा काम हो गया। आपका सवाल 100% जायज है, और इसका जवाब है सही टूल्स का इस्तेमाल। जैसे एक डॉक्टर के पास सिर्फ थर्मोमीटर नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर मशीन, सब कुछ होता है। वैसे ही एक टीचर की टूल किट में भी अलग अलग तरह के असेसमेंट टूल्स होने चाहिए। इनमें से कुछ है अचीवमेंट टेस्ट, जो हम सबने दिए हैं। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, जो क्वेश्चन पेपर वाले टेस्ट होते हैं। सही, लेकिन इनमें भी 2 मुख्य प्रकार है। पहला है टीचर मेड टेस्ट। ये वो टेस्ट है जो क्लासरूम का टीचर अपनी क्लास के लिए खुद बनाता है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। टीचर इसे अपने पढ़ाए हुए टॉपिक्स और अपने बच्चों के लेवल के हिसाब से डिजाइन कर सकता है। इसका मकसद बच्चों को रैंक करना नहीं है, बल्कि उन्हें फीडबैक देना है। ये पता लगाना है कि उन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है ना? अगर टीचर फ्लेक्सिबल टेस्ट बना रहा है तो क्या वो अनजाने में अपना कोई बायस या पक्षपात उसमें नहीं डाल सकता? या शायद पेपर बहुत आसान या बहुत मुश्किल बना दे। एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कम से कम सबके लिए एक जैसा तो होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। और ठीक यहीं पर दूसरे प्रकार का टेस्ट आता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अच्छा। ये टेस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाती है। ये बहुत रिजिड होते हैं। इनके नियम, स्कोरिंग, समय, सब कुछ पहले से तय होता है। इनका मकसद ही बड़े पैमाने पर तुलना करना है, जैसे बोर्ड एग्जाम्स। ये सुनिश्चित करते हैं कि अलग अलग स्कूलों के हजारों बच्चों को एक ही पैमाने पर परखा जाए। अच्छा, तो एक हुआ क्लास की जरूरत के लिए और दूसरा पूरे सिस्टम की जरूरत के लिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और बहस शुरू होती है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स बराबरी का मौका देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कई बार आलोचक कहते हैं कि ये शहरी और ज्यादा साधन वाले बच्चों के पक्ष में झुक जाते हैं। ये तो मैंने भी सुना है। क्योंकि टेस्ट के सवाल और भाषा उनके अनुभव से ज्यादा जुड़े होते हैं। तो जो टूल बराबरी के लिए बना था, वो अनजाने में गैर बराबरी को और मजबूत कर सकता है। इसलिए एक अच्छे सिस्टम में दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देखें,
और उसे एक अच्छा टीचर मेड टेस्ट बनाना है तो उसे क्या करना चाहिए? मैंने कई बार देखा है कि एग्जाम में सारे सवाल बस एक ही चैप्टर से आ जाते हैं या फिर पूरा पेपर ही बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये एक आम शिकायत है और इसका सीधा सा इलाज है ब्लूप्रिंट। एक अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाने के 5 स्टेप्स होते हैं। प्लानिंग, ब्लूप्रिंट तैयार करना, सवाल लिखना, उन्हें एडिट करना और आखिर में मार्किंग स्कीम बनाना। इनमें से ब्लूप्रिंट सबसे जरूरी है। ये ब्लूप्रिंट क्या वाला है? मैंने ये शब्द बहुत सुना है, पर ये है क्या असल में? ब्लूप्रिंट दरअसल क्वेश्चन पेपर का एक नक्शा है, एक आर्किटेक्चरल प्लान समझिए। नक्शा? हाँ, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, ब्लूप्रिंट इज इक्वल टू कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव्स। इसके 3 डायमेंशन होते हैं। पहला कंटेंट, यानी कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आएंगे। ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम बच्चे की किस क्षमता को जांच रहे हैं। क्या हम सिर्फ उसका ज्ञान यानी नॉलेज जांच रहे हैं, उसकी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, या फिर उस ज्ञान को लागू करने की क्षमता, एप्लीकेशन। अच्छा, तो क्या जांचना है ये भी तय होता है? हाँ, और तीसरा डायमेंशन है फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, यानी सवालों का प्रकार। कितने सवाल लंबे जवाब वाले यानी ऐसे होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे और कितने छोटे जवाब वाले यानी शॉर्ट आंसर होंगे। ये सब कुछ पहले से ही एक टेबल में तय कर लिया जाता है। अरे वाह! तो ब्लूप्रिंट बनाने से ये पक्का हो जाता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस ना हो, हर टॉपिक को सही वेटेज मिले और हर तरह की क्षमता की जांच भी हो जाए। अब समझ आया कि ये इतना जरूरी क्यों है। आपने बिल्कुल सही समझा। डीएसएसबी परीक्षा के लिए 2 शब्द, इन्हें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, वैलिडिटी और बैलेंस। ब्लूप्रिंट यही सुनिश्चित करता है कि आपका टेस्ट वैलिड हो, मतलब वो ही जांच रहा है जो उसे जांचना चाहिए, और बैलेंस्ड यानी संतुलित हो। बहुत बढ़िया। तो एक बार हमारा नक्शा मतलब ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, तो अगला कदम है सवाल लिखना। यहीं पर अलग अलग तरह के सवालों की बात आती है, जैसे निबंध वाले सवाल। लेकिन सर, इनके साथ एक दिक्कत है, 2 टीचर एक ही जवाब को अलग अलग नंबर दे सकते हैं। क्या इसका कोई हल है? ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है और इसका हल इस बात में छिपा है कि आप किस तरह का निबंधात्मक प्रश्न पूछ रही हैं। ये 2 तरह के होते हैं। अच्छा। पहला है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, जहां छात्र को अपने विचार लिखने की पूरी आजादी होती है। जैसे भारत में गरीबी के कारणों और परिणामों पर चर्चा करें। ये बच्चे की क्रिएटिविटी, विश्लेषण और विचारों को संगठित करने की क्षमता को जांचने के लिए बेहतरीन है। पर इसमें स्कोरिंग तो सब्जेक्टिव ही रहेगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए दूसरा तरीका है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। यहाँ हम जवाब की लंबाई या कंटेंट पर कोई सीमा लगा देते हैं। जैसे गरीबी के कोई 2 मुख्य कारण लिखें और प्रत्येक को 2 वाक्यों में समझाएं। अच्छा, तो इसमें जवाब बंधा हुआ होता है। सही कहा। इससे स्कोरिंग ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाती है और चेक करना भी आसान होता है, पर बच्चे की क्रिएटिविटी सीमित हो जाती है। तो टीचर को अपने उद्देश्य के हिसाब से चुनना होता है कि उसे क्रिएटिविटी जांचनी है या सटीक जानकारी। ठीक है, तो ये एक ट्रेड ऑफ है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों पर। मुझे लगता था कि एमसीक्यूज बनाना सबसे आसान काम है, एक सही जवाब और 3 गलत ऑप्शन डाल दो, बस। ये सबसे बड़ा मिथक है। एक अच्छा एमसीक्यू बनाना अपने आप में एक कला और विज्ञान है। इसके 3 हिस्से होते हैं, स्टेम जो असल सवाल है, की सही जवाब, और सबसे जरूरी गलत जवाब। उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स, ये नाम तो बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि एक अच्छे डिस्ट्रैक्टर का काम सिर्फ गलत होना नहीं है, उसका काम उस बच्चे को आकर्षित करना है जिसे कॉन्सेप्ट ठीक से समझ नहीं आया है। वो दिखने में सही जवाब जैसा लगना चाहिए। अच्छा। अगर गलत ऑप्शन इतने बेतुके हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से हटा दे, तो वो सवाल बच्चे की नॉलेज नहीं बल्कि उसकी एलिमिनेट करने की क्षमता को जांच रहा है। वाह, मतलब अच्छा एमसीक्यू बनाने में इतनी साइंस लगती है। लेकिन मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में भी सुना है, ये क्या है और ये एमसीक्यू से कैसे अलग है? ये बिल्कुल विपरीत है। एमसीक्यू और दूसरे क्लोज्ड एंडेड सवाल कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। कन्वर्जेंट मतलब जहां आपको कई रास्तों से चलकर एक सही जवाब तक पहुंचना होता है। जैसे 4 और 5 का जोड़ क्या है? जवाब सिर्फ 9 है। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है, जहां एक सवाल से कई अलग अलग सही जवाब निकल सकते हैं। कोई उदाहरण देंगे इसका? जरूर। अगर मैं पूछूं
ऐसी 2 संख्याएं बताएं जिनका जोड़ 9 हो। 4 और 5 हो सकता है, 3 और 6 भी, 2 और 7 भी। 8 और 1 भी। सारे जवाब सही हैं। ये सवाल रटने को नहीं बल्कि बच्चे की कॉन्सेप्ट की समझ को जांचता है। इसमें तुक्का मारने की कोई गुंजाइश नहीं होती। बच्चे के सोचने के तरीके को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी टूल्स की बात की वो ज्यादातर बच्चे के ज्ञान को मार्क्स और स्कोर्स में मापते हैं। लेकिन उस शांत बच्चे का क्या जो क्लास के आखिरी बेंच पर बैठता है, जो शायद टेस्ट में घबरा जाता है पर है बहुत क्रिएटिव, हम उसकी काबिलियत को कैसे पहचानेंगे? अब आप उस दूसरे पल्ले पर आ गए, कोस्कोलास्टिक वाले। यहीं पर हमारी टूल किट के क्वालिटेटिव टूल्स काम आते हैं। ये वो औजार हैं जो नंबर नहीं बल्कि व्यवहार, दृष्टिकोण और कौशल को समझने में मदद करते हैं। अच्छा। इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल। हाँ, इन दोनों में तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। परीक्षा में भी ये सवाल बहुत आता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी में ऑब्जर्व कर रही हैं। चेकलिस्ट का इस्तेमाल किसी गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। इसका फॉर्मेट होता है यस नो। बस हाँ या नहीं। हाँ। जैसे क्या छात्र ने ग्रुप में अपना आइडिया शेयर किया? जवाब होगा हाँ या नहीं, बस। और रेटिंग स्केल? रेटिंग स्केल उसी गुण की डिग्री या क्वालिटी को मापता है। इसका फॉर्मेट 1 से 5 का स्केल या पुअर से एक्सीलेंट तक हो सकता है। अब सवाल होगा छात्र ने ग्रुप में कितनी अच्छी तरह से योगदान दिया, और विकल्प होंगे बहुत अच्छा, अच्छा, औसत या सुधार की जरूरत है। अच्छा। तो चेकलिस्ट सिर्फ हुआ या नहीं हुआ बताता है, जबकि रेटिंग स्केल कितना अच्छा हुआ बताता है। यह अंतर अब बिल्कुल साफ हो गया। चेकलिस्ट एक स्विच की तरह है, ऑन या ऑफ, और रेटिंग स्केल एक रेगुलेटर की तरह है, कम या ज्यादा। क्या बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल सही। और इसी टूल किट में एक और बहुत शक्तिशाली टूल है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, ये शब्द सुनते ही मुझे एक बड़ी सी फाइल की याद आती है जिसमें बच्चे के सारे टेस्ट पेपर्स और ड्राइंग्स भरे होते हैं। आमतौर पे यही समझा जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। एक पोर्टफोलियो सिर्फ बच्चे के कामों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि उसके सबसे अच्छे कामों का एक उद्देश्यपूर्ण कलेक्शन है। उद्देश्यपूर्ण कलेक्शन? हाँ, इसमें बच्चा और टीचर मिलकर तय करते हैं कि कौन सा काम पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा। इसमें बच्चे की सबसे अच्छी राइटिंग, उसका कोई प्रोजेक्ट, उसकी कोई कलाकृति और सबसे जरूरी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन नोट हो सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन नोट, उसमें क्या होता है? उसमें बच्चा खुद लिखता है कि उसने इस काम को क्यों चुना, इसे बनाने में उसे क्या सीखने को मिला और अगली बार वो इसे और बेहतर कैसे कर सकता है। यहीं पर जादू होता है। अच्छा। पोर्टफोलियो का असली मकसद बच्चे के काम को जमा करना नहीं है, बल्कि सीखने की ओनरशिप बच्चे को देना है। जब एक बच्चा खुद अपने सबसे अच्छे काम को चुनता है और उस पर विचार करता है, तो वो ग्रेड्स का एक पैसिव रिसीवर नहीं रहता, बल्कि अपनी ग्रोथ स्टोरी का एक एक्टिव राइटर बन जाता है। ये तो सोच बदलने वाली बात है। मतलब पोर्टफोलियो सिर्फ ये नहीं दिखाता कि बच्चे ने क्या बनाया, बल्कि ये भी दिखाता है कि बच्चे ने क्या सीखा और वो खुद अपनी लर्निंग के बारे में कितना जागरूक है। ये तो पीटीएम के लिए भी एक शानदार टूल होगा। बिल्कुल। पेरेंट्स सिर्फ मार्कशीट नहीं बल्कि अपने बच्चे की असली ग्रोथ देख सकते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें और एक भविष्य के टीचर के लिए एक अल्टीमेट असेसमेंट टूल किट बनाएं, तो उसमें कौन कौन से मुख्य औजार होंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि हमारा कोई भी टेस्ट निष्पक्ष और संतुलित हो। बिल्कुल। फिर हमारे पास अलग अलग तरह के सवाल होंगे, ओपन एंडेड सवाल, डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए, और अच्छे से डिजाइन किए गए एमसीक्यूज सटीक जानकारी के लिए। बहुत अच्छे। और व्यवहार को समझने के लिए? व्यवहार के लिए हमारे पास एक चेकलिस्ट होगी, ये देखने के लिए कि कोई काम हुआ या नहीं, और एक रेटिंग स्केल होगा, ये जानने के लिए कि वो काम कितनी अच्छी तरह से हुआ। पर इन सब के ऊपर हमारे पास एक पोर्टफोलियो होगा जो समय के साथ बच्चे की पूरी ग्रोथ और उसकी सेल्फ अवेयरनेस की कहानी बताएगा। बहुत बढ़िया, आपने सारे मुख्य औजारों के मकसद को पकड़ लिया है, और यही सबसे जरूरी बात है। ये सभी टूल्स सिर्फ परीक्षा लेने या बच्चों को जज करने के लिए नहीं है। ये आपको, एक भविष्य के शिक्षक को, अपने छात्रों के मन की दुनिया में झांकने के लिए दी गई खिड़कियां हैं। जब आप क्लास में सिर्फ नंबरों के पीछे भागने की बजाय
इन अलग-अलग खिड़कियों का इस्तेमाल करेंगे तो आप सच में हर बच्चे की जरूरतों को समझकर उन्हें बेहतर सिखा पाएंगे। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि असेसमेंट का मकसद जांचना नहीं बल्कि समझना है। बिल्कुल। जब आप एक बच्चे को बेहतर समझते हैं तभी आप उसे बेहतर सिखा सकते हैं। यही असली शिक्षा का मकसद है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि एक बच्चे का मूल्यांकन किसी एक टेस्ट या स्कोर से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा काम है। ये एक ऐसी तस्वीर बनाने जैसा है जिसमें हर रंग, हर शेड की अपनी जगह हो। सही कहा। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कल से मार्क्स और ग्रेड्स का सिस्टम खत्म हो जाए तो एक शिक्षक के तौर पे आप ये कैसे साबित करेंगे कि आपकी क्लास में लर्निंग हो रही है?